इट वॉज टुमारो। पता है, ये एक छोटा सा शब्द टुमारो यानी कल, बस यही एक वर्ड जोसेफ कॉनरैड की इस पूरी कहानी को समझने की चाबी है। इसी एक लफ्ज़ के जरिए हम उम्मीद, पागलपन और रियलिटी के टकराव को समझेंगे। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो आज हम लोग डाइव करने वाले हैं जोसेफ कॉनरैड की एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स बट आई प्रॉमिस सुपर इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी टुमारो में। हम इसको बिल्कुल आसान शब्दों में ब्रेक डाउन करेंगे, उसके प्लॉट, कैरेक्टर्स, थीम्स, सब कुछ, ताकि आपके एग्जाम्स के लिए ना सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले लेट्स मीट अ मेन कैरेक्टर, कैप्टन हैगबर्ड। इमेजिन दिस, कोलब्रुक शहर में एक थोड़े अजीब से बूढ़े आदमी रहते हैं और उनकी पूरी जिंदगी का बस एक और सिर्फ एक ही मकसद है, अपने खोए हुए बेटे का इंतजार करना। तो who is this Captain Hagbird really? Well, for starters, he's a retired coasting skipper. और पता है, वो कोलब्रुक में एक झूठी चिट्ठी के भरोसे पर आ गए थे। He lives in one of the 2 cottages he built, पहनते हैं एक बड़ा ही अजीब सा सूट जो सेल क्लॉथ से बना है। But the main thing, the only thing is his obsession. उनकी पूरी दुनिया बस एक चीज़ के गिर्द घूमती है, अपने बेटे हैरी का इंतजार, जो 16 साल पहले घर से भाग गया था। You see, this single obsession, it now defines his entire existence. Okay, now this is really fascinating. Look at how Captain Hagbird का delusion, यानी उनका भ्रम, टाइम के साथ और ज़्यादा इंटेंस होता गया। पहले वो कहते थे कि उनका बेटा नेक्स्ट वीक आएगा, फिर वो नेक्स्ट मंथ हो गया, उसके बाद नेक्स्ट ईयर, और अब उनकी सारी उम्मीद, उनकी पूरी जिंदगी हर रोज सुबह बस एक ही शब्द पर आकर टिक जाती है, टुमारो। बट कैप्टन हैगबर्ड इस इंतजार में अकेले नहीं है। उनकी इस अजीब सी दुनिया में एक और इंसान है जो खिंची चली आती है। सो नाउ लेट्स मीट हर, उनकी पड़ोसी बेसी कार्विल। सो जस्ट लुक एट दिस कंपैरिजन। ये दोनों की जिंदगी के जमीन आसमान के फर्क को बिल्कुल साफ दिखाता है। ऑन वन हैंड यू हैव कैप्टन हैगबर्ड्स वर्ल्ड, जो पूरी तरह से होप पर, उम्मीद पर टिकी है, और दूसरी तरफ है बेसीज वर्ल्ड, जो अपने जालिम अंधे पिता की सेवा करते हुए होपलेसनेस यानी नाउमीदी में फंसी हुई है। कैन यू इमेजिन? बेसी की अपनी लाइफ इतनी मुश्किल और कलरलेस है कि उसके लिए कैप्टन हैगबर्ड का ये पागलपन भरा टुमारो ही एक एस्केप, एक उम्मीद की किरण बन जाता है। एंड वॉट कीप्स दिस होप अलाइव? वेल, कैप्टन हैगबर्ड का एक प्लान। देखिए, उन्होंने अपने मन में पूरा डिसाइड कर लिया है कि जब उनका बेटा हैरी आएगा तो वो बेसी से शादी करेगा। अब ये आइडिया, लेट्स बी ऑनेस्ट, एक पागल इंसान का ही लगता है, लेकिन बेसी के लिए यही एक चीज़ है, यही वो सपना है जो उसे उसकी इस टेरिबल सिचुएशन से बाहर निकालने का रास्ता दिखाता है। एंड देन एवरीथिंग चेंजेस। कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। अचानक एक अजनबी, अ स्ट्रेंजर, शहर में आता है जो उम्मीद और भ्रम के इस डेलिकेट बैलेंस को पूरी तरह हिला कर रख देता है। जिस पिक्चर दिस, ओके? शाम का वक्त है, कैप्टन हैगबर्ड अपने गार्डन में है और अचानक एक आदमी गेट पर आकर उन्हें आवाज देता है। Who is this man? Could it be him? क्या ये वही है जिसका इतने सालों से इंतजार था? And a stranger asks so directly, "You've been advertising for your son, I believe." सुनिए इस लाइन को, इसमें एक कॉन्फिडेंस है, एक डायरेक्टनेस है जो कैप्टन हैगबर्ड के नर्वस, रिक्लूसिव नेचर से बिल्कुल अलग है। और बस यहीं से द टेंशन स्टार्ट्स टू बिल्ड। और फिर वो पल आता है। द स्ट्रेंजर जस्ट डिक्लेयर्स, "वेल, आई एम हिज सन।" वो लम्हा, वो मोमेंट जिस पर बेसी और कैप्टन हैगबर्ड यकीन करते आए थे, वो आखिर आ गया है। मगर जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सो लेट्स फाइंड आउट, आखिर ये असली हैरी हैगबर्ड है कैसा, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली वो उस बेटे से कितना अलग है जिसके सपने उसके पिता ने इतने सालों से देखे हैं। सो हैरी खुद को एक गाम्बूसिनो कहता है। ये टर्म है मेक्सिको के उन रेस्टलेस प्रोस्पेक्टर्स के लिए जो हमेशा सोने की तलाश में भटकते रहते थे। पर उनके लिए द गोल्ड वॉज़न्ट द पॉइंट, इट वॉज द वॉन्डरिंग दैट मैटर्ड। उनके लिए सोना पाने से ज्यादा जरूरी था उसकी तलाश में भटकते रहना। और यही राइट हियर इज द कोर ऑफ हैरीज पर्सनैलिटी। ही जस्ट कैन नॉट बी टाइड डाउन। And this philosophy, it becomes crystal clear from his own words. The world is my home. सोचो, उसने दुनिया भर में अलग-अलग काम किए हैं। He says, कोई भी औरत उसे एक हफ्ते से ज्यादा नहीं रोक सकती। उसके फिलॉसफी है किस एंड गो, सिंपल। और वो कहता है कि अगर उसे एक घर में बंद कर दिया जाए तो वो या तो उसे तोड़ देगा या तीसरे दिन मर जाएगा। I mean, can you see it? He is the complete opposite of the settled domestic son his father imagines. Okay, now we come to the most
tragic part of the story, the conclusion. ये वो पॉइंट है जहां पिता का सपना और बेटे की हकीकत आपस में टकराते हैं और सब कुछ बिखर जाता है। सो जब हैरी को पता चलता है कि उसके पिता ने उसकी शादी बेसी से फिक्स कर दी है और उससे यहीं सेटल करना चाहते हैं, वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। He shouts, "He wants to make of me a blame tame rabbit in a cage. Of me, of me." उसे लगता है कि उसका पिता उसे एक पालतू खरगोश की तरह पिंजरे में कैद करना चाहता है। For him, this is a complete violation of who he is. And what happens next is it's one of the most powerful and heartbreaking sequences. First, Harry embraces Bessie. He showers her with passionate kisses. Magar agla hi pal, he takes her money, a half sovereign, और अपनी आज़ादी का ऐलान करके and Harry रात में चला जाता है। Bessie बेचारी चीखती रह जाती है, पर कोई जवाब नहीं आता। This is his kiss and go philosophy in action. And for Bessie, all that's left is a broken heart. और जाते जाते वो बेसी से एक ऐसी लाइन कहता है जो दोनों की किस्मत को एक सेंटेंस में बयान कर देती है। यू कांट बाय मी इन एंड यू कांट बाय योर सेल्फ आउट। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, हैरी को पैसों से, घर से, डोमेस्टिक लाइफ में बांधा नहीं जा सकता, और बेसी वो भी अपनी किस्मत से, अपनी इस जेल से भाग नहीं सकती। And we end this breakdown with Captain Hogbird's final, absolutely haunting words. सोचने वाली बात है, हैरी के जाने के बाद भी वो बेसी से कहते हैं, "Don't you be impatient, my dear. One day more. Just one day more." उनके लिए सपना अभी भी खत्म नहीं हुआ है। He is forever trapped in his hope for a tomorrow that has already come and gone. और ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जो हमें काफ़ी देर तक सोचने पर मजबूर कर देती है।